गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ताल्लुक में। एक बार पुनः मैं गौरव रंजन आपकी इकोनॉमिक क्लास में हाजिर हूँ आपकी सेवा में। चलिए, तो कल हम लोगों ने बैंक की दरें पढ़ी थी, जिसमें मैंने CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक ना, MSF, ठीक ना, और आपकी बैंक रेट क्या होती है, बेस रेट क्या होती है, ये सारी चीजें हमने बता दी थी। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना मैंने आपको समझा दिया था। आज हम बैंकों का भारत में जो विकास हुआ है उस विकास को पढ़ेंगे, ठीक ना। तो बैंकों का जो विकास हुआ है उस विकास को पढ़ेंगे। देखिएगा, अगर हम एक मिनट रुक जाइएगा, ये ऑन ही नहीं किए हैं। चलिए, कोई समस्या हो जब तक बता दीजिएगा, जब तक सिस्टम शुरू हो रहा है। सर प्लीज मैटर दीजिएगा, बिल्कुल देंगे आपको मैटर, ठीक ना। ओम सन शनिचार्य नमः। अच्छा, खुश रहिएगा। सर भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, आपको 5000 क्वेश्चन तो पहले ही मिल गए हैं। जो आपको 5000 क्वेश्चन मिल गए हैं उन्हीं को पढ़िएगा, ठीक ना, उन्हीं को आप पढ़िएगा। जो आपको 5000 क्वेश्चन मिले हैं उन्हीं को आप पढ़िएगा, तो वही क्वेश्चन है, ठीक ना। चलेगा, चलिए। हाँ, हम आपको एक काम कर ले, अगर इकोनॉमी का जो मैं हूं आपको वन लाइनर दे दूं, वन लाइनर अगर इकोनॉमी दे दूं तो चलेगा ना। चलिए, मैं वन लाइनर इकोनॉमी दे देता हूं, ठीक ना। आज मैं आपको वन लाइनर इकोनॉमी दे दूंगा। बाबू, प्रैक्टिस क्लास जो आपकी चलती थी शनिवार को और सोमवार को मेरी, वो अभी चूंकि आपका लाइव क्लास जाती है, आपको वीडियो मिलते होंगे पर डे, आप जो देखते होंगे क्रैश कोर्स के, तो वो जा रहे हैं, इसलिए अभी वो क्लास रुकी है और फिर नेक्स्ट टाइम से वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक ना। चलेगा ना। चलिए, हाँ जी, हम आपको वन लाइनर दे देते हैं इकोनॉमिक्स का, ठीक ना, वो चल जाएगा। चलिएगा, अब देखते हैं भारत में बैंकिंग विकास। भारत में बैंकिंग विकास, भारत में बैंकिंग विकास, ठीक ना। तो भारत में बैंकिंग विकास हम देखना स्टार्ट करते हैं 1935 से। 1935 में सबसे पहले आरबीआई की स्थापना हुई, आरबीआई की स्थापना, ठीक ना। 1935 में सबसे पहले क्या हुई, आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में। जब आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, जो आरबीआई का मुख्यालय था, आरबीआई का मुख्यालय, वो आईबीआर का मुख्यालय आपका कोलकाता में था। कोलकाता, कहां पे था, कोलकाता। फिर उस मुख्यालय को ट्रांसफर करके कहां कर दिया गया, तो इस मुख्यालय को ला दिया गया दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली या मुंबई, तो इस मुख्यालय को कहां ला दिया गया, इस मुख्यालय को ला दिया गया मुंबई। तो वर्तमान समय में जो आरबीआई का मुख्यालय है वो मुख्यालय कहां पर है, आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में है, ठीक ना। आरबीआई, आरबीआर का एक मुख्यालय है, मुख्यालय के साथ साथ 4 उप मुख्यालय है, 4 उप मुख्यालय, उप मुख्यालय, और 4 जो उप मुख्यालय हैं वो भारत के 4 महानगरों में है। 4 महानगर में कहां पर है, तो दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है और कोलकाता में है। कहां पर है, कोलकाता में है, ठीक ना। तो ये 4 मुख्यालय है आरबीआई। आरबीआई जो है, आरबीआई का 1935 में इसका निर्माण हुआ और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949। कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। आरबीआई का क्या किया गया, आरबीआई का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में जो मौद्रिक नीति बनाती है, तो आरबीआई की अगर कार्य की बात करें तो आरबीआई का जो कार्य है वो कार्य क्या है, मौद्रिक नीति बनाना, मौद्रिक नीति का निर्माण करना, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति का निर्माण, मौद्रिक नीति का निर्माण करती है। जो कल हमने आपको रेट बताई थी वही मौद्रिक नीति होती है, मौद्रिक नीति का निर्माण करती है। आरबीआई में एक अध्यक्ष होता है और एक अध्यक्ष के साथ साथ 4 इसके उपाध्यक्ष होते हैं, 4 इसके क्या होते हैं, उपाध्यक्ष। वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम शक्तिदास है, शक्तिदास। और यह जो है आरबीआई के वो 25वें गवर्नर, कौन से गवर्नर है, 25वें गवर्नर है।
आप लोगों में से बताइएगा वह कौन सा व्यक्ति है जो मुझे आंसर देगा। भारत में रुपए छापने का, रुपए को जारी करने का कार्य किसका होता है? आरबीआई का होता है। तो आरबीआई कहां से लेकर कहां तक के रुपयों को छापती है? यानी आरबीआई जो संचालित करती है मुद्रा, वह कितनी से लेकर कितनी मुद्रा को है संचालित करती है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। नमस्ते नमस्ते। दो से 2000, बिल्कुल सही। दो से 2000, 2 से 2000। 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? 1 रुपए का जो नोट है उस पर किसका सिग्नेचर होता है? तो 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर सिग्नेचर होता है वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का। वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का। तो वर्तमान समय में जो हमारा सबसे बड़ा मुद्रा है वह 2000 है। 2 से लेकर 2000 तक का जो नोट है वो उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। जबकि जो 1 रुपए का कागजी मुद्रा होती है 1 रुपए की, उस पर किसका होता है? तो उस पर होता है आपके वित्त सचिव का होता है 1 रुपए पर, और 2 से लेकर 2000 तक आपका गवर्नर का होता है। ठीक ना, गवर्नर का होता है। विमुद्रीकरण क्या होता है? विमुद्रीकरण हुआ था 2016 में। ठीक ना, 2016 में हुआ या 18 में हुआ? 2016। तो जब नरेंद्र मोदी सरकार ने चलन में चलने वाले, नवंबर में हुआ था 8 नवंबर को, 8 नवंबर को चलन में चलने वाले 500 और 1000 के रुपए को बंद कर दिया। आपसे कोई पूछे डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, विमुद्रीकरण क्या होता है, आप बताएंगे कि जो रुपए चलन में है उस रुपए को रोक दिया जाए, तो इस प्रक्रिया को विमुद्रीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विमुद्रीकरण कहा जाता है। 8 नवंबर 2016 को हुआ था विमुद्रीकरण। और विमुद्रीकरण के बाद एक नई मुद्रा आई जो भारत के इतिहास में पहली बार मुद्रा लाई गई, 2000 का नोट। ठीक ना, अब मैं आपको नोट नहीं दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं। आज जितने भी रुपए चलन में है 10 से लेकर और आपका 2000 तक का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का और 2000 का, उन पर किस किस की आकृति बनी है? किसी पर मंगलयान बना है, किसी पर सांची का स्तूप बना है, किसी पे कोणार्क का सूर्य मंदिर बना है। ठीक ना, किसी पे कुछ और आकृति है, किसी पे लाल किला बना है। तो आपको ये याद रख लेना है, ये पूछा जाएगा। ठीक ना, जो एक था आपका सांची का स्तूप किस मुद्रा पर बना है? ठीक ना, मंगलयान का चित्र किस पर है? ठीक ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो इनको याद रख लीजिएगा। ठीक ना, ठीक ना, ठीक ना। एक कोलकाता है, मुंबई क्या है? पहले इसका जब इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की, तो इसका बाबू मुख्यालय जो था, इसका मुख्यालय आपका कोलकाता था। सन 1937 में मुख्यालय इसका कहां पर था? कोलकाता, जब इसकी स्थापना हुई। फिर इसका जो मुख्यालय वो चेंज कर दिया गया और इसका मुख्यालय कहां पर हो गया? वर्तमान समय में इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। मुंबई में तो एक है ही, साथ ही साथ इसके 4 उप मुख्यालय भी हैं जो आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में। ठीक ना, आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति और रुपए जारी करने का कार्य करती है। ठीक ना, आरबीआई की प्रत्येक 3 महीने में बैठकें बुलाई जाती है। प्रत्येक 3 महीने, तिमाही में आरबीआई की प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलाई जाती है, जिसमें हमारी जो दरें होती हैं उनका संचालन किया जाता है, दरों के बारे में बताया जाता है। ठीक ना, ठीक ना, चलिएगा। तो 1935 में आरबीआई का गठन किया गया और राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में। कब किया गया राष्ट्रीयकरण? 1949 में। 1955 में एसबीआई की स्थापना की गई। 1955 में एसबीआई की स्थापना की गई और एसबीआई की जो स्थापना की गई, इंपीरियल बैंक यानी साम्राज्यवादी बैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई। किसके रूप में स्थापना की गई? साम्राज्यवादी बैंक। साम्राज्यवादी बैंक किस बैंक को कहा जाता था? तो आप बताइएगा एसबीआई। एसबीआई को साम्राज्यवादी बैंक भी कहा जाता है। स्वतंत्रता बाद देखिएगा 1955, स्वतंत्रता के बाद निर्माण की गई पहली बैंक का नाम क्या था? एसबीआई। वर्तमान समय में जो एसबीआई है वह भारत का सबसे बड़ा बैंक समूह है, एसबीआई ग्रुप। दूसरा सबसे बड़ा बैंक समूह का नाम बताइएगा जल्दी से। दूसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है भारत का वर्तमान समय में? बताइएगा, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइएगा। नोटबंदी बाबू कितनी बार हुई? 3 बार हुई अभी तक, ठीक ना? तो सर बता दो। हाँ, भारत का दूसरा जो सबसे बड़ा बैंक है वो पहला सबसे बड़ा बैंक जो है भारत का एसबीआई है। दूसरा सबसे बड़ा बैंक जो है वह आपका कौन सा है? तो वह आपका पीएनबी है। और तीसरा जो अभी आपका हो गया बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का और विलय कर दिया गया, देना बैंक और विजया बैंक। देना बैंक और विजया बैंक को मिल जाने के बाद जो बीओबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, वह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक हो गया। तीसरा सबसे बड़ा बैंक हो गया। तो 1955 में क्या हुई? 1955 में आरबीआई की स्थापना हुई। सॉरी, 1955 में किसकी स्थापना हुई? एसबीआई की स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं 1975। 1975 में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, जिनको हम आरआरबी बोलते हैं। आरआरबी, ठीक ना? आरआरबी बोलते हैं जिनको हम रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक। तो 1900 सॉरी, कुछ बोल रहे हैं कुछ लिख रहे हैं। 1975 में जो है वो आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, यानी आरआरबी की स्थापना की गई थी 1975 में। आरबीआई का जो संचालन है, आरबीआई का संचालन एक बैंक के द्वारा किया जाता है, और जिस बैंक के द्वारा किया जाता है उस बैंक का नाम है नाबार्ड। तो नाबार्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखिएगा, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती हैं आपके यहां भी होंगी, गांव स्तर पर जो ग्रामीण बैंकें होती हैं, इन बैंकों में के पास पैसा कहां से आता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी का जो पैसे का संगठन है वो इस प्रकार होता है कि केंद्र सरकार 50% पैसा देती है, राज्य सरकार 35% पैसा देती है, और जो प्रवर्तक बैंक होता है वह 15% की भागीदारी होती है इसमें। आप इसको जोड़ लीजिएगा तो ये पूरा का पूरा आपका कितना आ जाएगा? तो ये पूरा का पूरा आपका 100% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आपका 100% आ जाएगा। अब केंद्र सरकार 50%। गांव के विकास के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विकास किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की 50% की हिस्सेदारी होती है और राज्य सरकार की 15% की। और जिस बैंक का ये बैंक होगा प्रवर्तक बैंक, मान लीजिएगा प्रवर्तक बैंक को मैं समझाता हूं। मान लीजिएगा आप किसी गांव में रहते हैं, आपका जो गांव है वहां पे अपने एक बैंक का नाम जरूर सुना होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के किसी गांव में रहते हैं, तो अपने एक बात जरूर सुनी होगी एक बैंक का नाम, जिस बैंक का नाम है इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इलाहाबाद नाम आगे लिखा है, इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इलाहाबाद बैंक क्या हो गया? प्रवर्तक बैंक हो गया। यानी केंद्र सरकार 50% रुपए दे देगी। मान लीजिएगा एक बैंक का निर्माण होना है जिसका खर्च 100 करोड़ आ रहा है। 100 करोड़ में से 50 करोड़ केंद्र सरकार ने दे दिया, 35 करोड़ दे दिया राज्य सरकार ने। अभी तो हो गया कितना आपका? 85 बकाया दे दिया प्रवर्तक बैंक ने। तो प्रवर्तक बैंक, अब केंद्र सरकार कहती है, क्या केंद्र सरकार पूरा नहीं दे सकती? दे सकती थी, लेकिन केंद्र सरकार वहां पर किसी बैंक को संलग्न करना चाहती है ताकि वह बैंक अच्छे से वहां पर कार्य कर सके, इसलिए प्रवर्तक बैंक को इसमें शामिल किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा जितनी भी है, कोई भी बैंक हो सकती है, हमने उससे कहा आइए, केंद्र सरकार ने कहा आइए 50% हमसे लीजिएगा, जिस राज्य में ग्रामीण बैंक बना रहे हैं उस राज्य से 35% लीजिएगा और 15% आप अपना लगाइएगा और बैंक खोलिएगा, नाम आपका रहेगा इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। मैं बुंदेलखंड का हूं, बुंदेलखंड में एक बैंक है छत्रसाल ग्रामीण बैंक। छत्रसाल, तो छत्रसाल बैंक उसका प्रवर्तक बैंक हो गया। समझ रहे हैं? इस प्रकार से होता है। हाँ, ठीक ना? हाँ, पंजाब का भी है, इलाहाबाद का भी है, ठीक ना? ठीक ना? हाँ, पंजाब का भी है और इलाहाबाद का भी है। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, ठीक ना? 1900, ठीक ना? 1900। देखिएगा, एक समिति का निर्माण किया गया और समिति का निर्माण, इसको मिटा दे रहे हैं। एक समिति का निर्माण किया गया जिसका नाम है बीएस व्यास। बीएस व्यास समिति। कौन सी समिति है?
तो इस समिति का नाम है बीएस ब्यास समिति। इस समिति ने क्या कहा? इस समिति ने जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनके विलय की बात कही। बीएस ब्यास समिति ने जो आरआरबी है, इसने क्या कहा कि आरआरबी का विलय कर दिया जाए, आरआरबी का विलय कर दिया जाए। और वर्तमान समय में भी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनके विलय करने की बात की जा रही है। कभी भी उनका विलय हो सकता है किसी दूसरी बैंक के साथ। विलय का मतलब मिल जाना, विलय का मतलब मिल जाना, तो कभी भी हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनके विलय की बात किस समिति ने की, या किस समिति की सिफारिश पर विलय किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है बीएस ब्यास समिति, ठीक ना, बीएस ब्यास समिति। अब जो आरआरबी है, आरबी का जो देखरेख है वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है, NABARD, नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक ना, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, RD, रूरल डेवलपमेंट, ठीक ना, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी जो राष्ट्रीय बैंक है एक प्रकार का, नाबार्ड एक संस्था है, राष्ट्रीय संस्था है। यह गांव में जो विकास किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास किया जा रहा है, इसी की देखभाल में होता है। सर्वप्रथम भारत में जो किसान क्रेडिट कार्ड चलाए गए थे वो किस बैंक के द्वारा चलाए गए थे? तो जो आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए गए थे। लेकिन वो चलाए किसकी सिफारिश पर गए थे? नाबार्ड की सिफारिश पर। नाबार्ड भारत का पहला ऐसा बैंक था, यानी नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। इसी के द्वारा भारत में किसानों की बेहतरी के लिए सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड चलवाए गए, कि किसान क्रेडिट कार्ड चलवाए गए। तो याद रख लीजिएगा नाबार्ड, ठीक ना, नाबार्ड। और जो नाबार्ड है, नाबार्ड की जो स्थापना की गई वो जिस समिति की सिफारिश पे की गई, उस समिति का नाम है शिवरमन समिति। समिति का नाम क्या है? तो समिति का नाम है शिवरमन समिति। तो शिवरमन समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो नाबार्ड का जो मुख्य काम है वो है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर क्या रखा जाए? उन पर नियंत्रण रखा जाए, किस प्रकार स्वीकार कर रही है इसका देखरेख किया जाए। उसका कार्य कौन करेगा? नाबार्ड नाम की एक संस्था को दे दिया गया। अब देखिएगा, इसके पहले भी नाबार्ड था, और नाबार्ड को पहले ARDC किस नाम से जानते थे? तो नाबार्ड को पहले ARDC के नाम से जानते थे। ए का हम फुल फॉर्म लिख रहे हैं एग्रीकल्चर, आर का फुल फॉर्म क्या है? आर का फुल फॉर्म है रिफाइनेंस, डी का मतलब है डेवलपमेंट, और सी का मतलब है कॉरपोरेशन। तो पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है, नाबार्ड को पहले, नाबार्ड ARDC, नाबार्ड को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो नाबार्ड को पहले ARDC के नाम से जाना जाता था, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यानी जो ग्रामीण स्तर पर विकास किया जा रहा है और उसके लिए रिफाइनेंस यानी पुनः निवेश की जरूरत जो पड़ेगी, पुनः वित्त की जो आवश्यकता पड़ेगी, वह इसी बैंक के द्वारा दिया जाएगा, जिसका नाम है ARDC, ठीक ना, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है ARDC। अब अगर भारत में कहीं पर भी किसान क्रेडिट कार्ड चलाए जाते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नीतिगत फैसले, किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो भी नीतिगत फैसले हैं, वह फैसले लेने का अधिकार केवल और केवल नाबार्ड को दिया गया। किसको दिया गया? नाबार्ड को दिया गया। और नाबार्ड पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। नाबार्ड क्या अंग लिखा है? नेशनल यानी राष्ट्र, यानी केंद्र सरकार। तो यह पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के प्रति समर्पित होता है। किसके प्रति समर्पित होता है? तो यह पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के प्रति समर्पित होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिएगा 1994 में, ठीक ना, वर्ष 1994 में भारत में प्राइवेट बैंकों का विकास किया गया। भारत में प्राइवेट, तो प्राइवेट बैंकों का जो विकास किया गया वो सबसे पहले
1994 में किया गया। कब किया गया? 1994। और जब प्राइवेट बैंक आ गई तो प्राइवेट बैंकों के साथ साथ लोकपाल, लोकपाल बैंकिंग लोकपाल, या लोकपाल ना बोल के क्या नाम दे देंगे? बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग लोकपाल लाया गया। अभी देखिएगा भारत में पहला लोकपाल लाया गया, तो बैंकिंग लोकपाल है। बैंकिंग लोकपाल क्या होता है? आप समस्या ये हो रही थी कि प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंकों में जब हम जाते थे काम करने के लिए तो हमारी बातें नहीं सुनी जा रही थी। किसान या कोई भी व्यक्ति जाता था, कोई भी उसका ग्राहक जाता था, अपनी बातों को जब उनके सामने रखता था तो कोई भी उनकी बात नहीं मानता था, ठीक ना। लेट लतीफ काम होता था। प्रत्येक व्यक्ति को ऊपर से लेकर नीचे तक प्रत्येक को पैसा चाहिए था, यानी बैंकों में बहुत ज्यादा मात्रा में धांधली हो रही थी, भ्रष्टाचार था। उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बैंकिंग लोकपाल होता है, बैंकिंग लोकपाल आ गया। लोकपाल क्या करता है? हम अपनी शिकायत लोकपाल को करेंगे और लोकपाल जल्द से जल्द उस पर क्या लेगा? डिसीजन लेगा, यानी भ्रष्टाचार होने की संभावना क्या हो जाती? कम। ये वाला क्वेश्चन अनंत बार पूछा गया है बाबू। भारत में बैंकिंग प्रणाली में बैंकिंग लोकपाल कब लाया गया? 1995 में। 1995 में कब? जब 1984 में प्राइवेट बैंकों का भारत में विकास हो गया। भारत में 1994 में प्राइवेट बैंकों का उदय हो गया, ठीक ना। हाँ बताइए, कुछ बोल रहे हैं? पीएनबी बैंक सबसे बड़ा था सर जी। बाबू सबसे बड़ा बैंक जो है उसका नाम क्या है? उसका एसबीआई, एसबीआई ग्रुप। सर डेट मत जरूर याद करना एसबीआई के लिए भी बाबू, बस आप 2 डेट याद रख लीजिएगा, दो या 3 जो मैं बता, इसलिए मैं ज्यादा डेट नहीं लिखा रहा हूं। आप बस 2-3 डेट याद रख लीजिएगा जिसने अभी मैंने बताई है, हम सारी आपको रिवाइज करा दे रहा है। 1935 में आरबीआई की स्थापना, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, 1955 में एसबीआई की स्थापना। देखिए फिर हमने किसी भी बैंक का नहीं लिखा, या केनरा देना जितने भी है नहीं पढ़ना आपको, ठीक ना। उसके बाद 1975 में क्या हुई? आरआरबी की स्थापना, ये बहुत जरूरी है। 1975 में आरआरबी की स्थापना हुई, और आरआरबी का जो विलय किया जा रहा है वो बीएस व्यास समिति की सिफारिशों पे किया जा रहा है। शिवरमन समिति की सिफारिश पर क्या हुआ? नबार्ड की स्थापना हुई। नबार्ड की स्थापना कब हुई? आपको नहीं मतलब। नबार्ड क्या करता है? जो आरआरबी बैंक है उसके ऊपर नियंत्रण करने का कार्य करता है, उन पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। उसके बाद 1994 में आ जाइएगा जहां पे प्राइवेट बैंकों का उदय हुआ, और 1995 जहां पे लोकपाल बिल की स्थापना हुई, बैंकिंग लोकपाल लाया गया। आपको ज्यादा आंकड़ा नहीं रखना है, ठीक ना। हाँ, भारत के पहले जो लोकपाल हैं वो बाबू न्यायिक लोकपाल हैं, पिनाकी चंद्र घोष हैं वो। हाँ बाबू देखिए, केसीसी कब स्टार्ट हुआ? क्रेडिट किसान कार्ड, इसके लिए बहुत द्वंद है, बहुत द्वंद है। हर एक जगह आपको मिस्टेक मिलेगी। इकोनॉमी में 2 जगह बहुत ज्यादा द्वंद है। किसान क्रेडिट कार्ड कब चलाएगा? किसान क्रेडिट कार्ड कब चलाएगा? ये बहुत ज्यादा द्वंद का विषय रहता है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में या 6ठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो इसका जो ऑथेंटिक बुक है, जो घटना चक्र है, और 5वीं पंचवर्षीय योजना मानती है। अब आप बताइएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना कब थी? याद रख लीजिएगा, ठीक ना। चलिएगा, ठीक ना। अब बाबू सेकंड नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, अब थर्ड नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरा सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा पीएनबी है। आइएगा यहां देखते हैं, ठीक ना। चलिएगा अगला देखते हैं। 1988 में एक वर्ष और याद रख लीजिएगा आप लोग, 1988 का। 1988 में जो आपके किसान क्रेडिट कार्ड थे, किसान क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट कार्ड में बदल दिया गया बैंकों के द्वारा। और किस बैंक के द्वारा बदला गया बाबू? तो बताओ, किसान क्रेडिट कार्ड का संबंध किस बैंक के द्वारा होता है? नाबार्ड के द्वारा। तो किसान क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट कार्ड में कब परिवर्तित किया गया? बहुत बार पूछा जाता है, तो आप सन याद रख लीजिएगा, कब किया गया? 1988 में, ठीक ना, 1988 में। चलिएगा अब देखना यह है कि जो भारत में बैंकें हैं, जो भारत में बैंकिंग है, उन बैंकों का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है? स्ट्रक्चर तो अभी तो हमने आपको मिश्रित पढ़ाया, अब कई प्रकार की बैंकें भारत में बन गई। देखो ठीक ना, भारत में बैंक इनको हमने 2 भागों में बांट लिया। भारत में बैंक इनको हमने 2 भागों में बांट लिया। पहला है अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक,
और दूसरी है गैर अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, ठीक ना, गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक कौन सी है? जो आरबीआई एक्ट 1934 में आरबीआई एक्ट लाया गया। आरबीआई एक्ट 1934 के आर्टिकल 2 में शामिल हो, जो यानी ऐसी बैंक हैं जिनका आरबीआई एक्ट 1934 के आर्टिकल 2 में उल्लेख किया गया हो, प्रावधान किया गया हो, उनको हम अनुसूचित बैंक कहते हैं। और ऐसी बैंक जिनका उल्लेख आर्टिकल 2 में, कौन से आर्टिकल 2 में? आरबीआई एक्ट 1934 के आर्टिकल 2 में जिनका उल्लेख ना हो, उनको नाम दे दिया कि गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक यानी इन बैंकों का कोई वजूद नहीं है। ये बैंकें पहले चलती थी जब बैंकें नहीं थी। इन बैंकों, गैर अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत आपके कौन आते हैं? साहूकार। इसका बताइएगा, किसी कहीं पर उल्लेख है साहूकार? पहले क्या होता था, प्राचीन काल में बैंकें जब नहीं होती थी तो हमें अगर पैसे की जरूरत होती थी तो हम साहूकार के पास जाते थे। किसके पास जाते थे? साहूकार के पास जाते थे। हम अपने किसी मित्र या किसी दोस्त के पास या किसी रिश्तेदार के पास जाते थे। मित्र या किसी रिश्तेदार के पास जाते थे। तो मित्र या रिश्तेदार भी किस में हो गया? गैर अनुसूचित बैंक में हो गया। हम किसी दुकानदार के पास भी चले जाते थे, उससे क्या ले लेते? उधार ले लेते थे दुकानदार के पास। या हम किसी जमींदार के पास जाते थे, जमींदार के पास, वहां से हम पैसा उधार ले लेते थे। तो ये सारे गैर अनुसूचित बैंक कहे जाते हैं। गैर अनुसूचित बैंक बोला जाता है इन सभी बैंकों को, ठीक ना। हाँ, चलिएगा अब अनुसूचित बैंकों को देखते हैं हम। इनको हमें नहीं पढ़ना है, इसको हम ऐसे मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। इसको भी मिटा दे रहे हैं, सीधा ऊपर एक हेडिंग लगाते हैं, अनुसूचित बैंक। कौन सा बैंक? अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक को दो भागों में बांटा गया। एक तो वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक कॉमर्शियल बैंक, और दूसरी कॉर्पोरेटिव बैंक। कॉर्पोरेटिव बैंक, ठीक ना। अब वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्य जो बैंक है, वाणिज्यिक बैंक को बांट लिया। वाणिज्यिक बैंकों को दो भागों में बांट दिया, ठीक ना। वाणिज्यिक बैंकों को तीन भागों में बांट दिया। पहला पीसीबी, पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसबी, पीएसबी, पी है पब्लिक, पीयूबी एलआईसी, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक। कौन सी? पब्लिक सेक्टर बैंक। दूसरी हो गई इसी के अंतर्गत प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक। और तीसरी सिम हो गई फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक, विदेशी बैंक, ठीक ना। एक किस में आ जाएंगी? ये तीनों आ जाती हैं आपकी वाणिज्यिक बैंकों के अंदर। अब इसके बाद कॉर्पोरेटिव बैंक के अंतर्गत कौन कौन सी आएगी? तो देख लीजिएगा। कॉर्पोरेटिव बैंक के अंतर्गत आपका पहला आएगा स्टेट कॉर्पोरेटिव, स्टेट राज्य का, ठीक है ना, स्टेट, STAT, स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक। दूसरा हो जाएगा आपका, स्टेट के नीचे क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। और राज्य, राज्य से छोटा जिला और जिला से छोटा गांव, तो अर्बन, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ऐसा आपका वर्गीकरण होता है। जो आपका सीबीआई है, सॉरी, जो आपका एसबीआई है, या फिर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, या पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सारे के सारे आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है। जो आपका आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक है, आईडीबीआई है, कोटक महिंद्रा है, ये सारे के सारे आपके किस प्रकार के बैंक हैं? ये सारे के सारे आपके प्राइवेट बैंक है। अब जैसे मान लीजिएगा आप इलाहाबाद में है, या मान लीजिएगा मैं जालौन का हूं, तो हमारी जालौन में एक बैंक है जिसका नाम है जालौन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। उसका नाम ही है जालौन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। तो जालौन तो हमारे जिले का नाम है। यहाँ पे क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे कोऑपरेटिव, यहाँ पे बैंक। अब ऐसे अर्बन में होता है तो अर्बन में नाम दे देते हैं, किसी भी क्षेत्र में पाई जा रही हो दे देते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक ना। तो इस प्रकार से अनुसूचित बैंकों को दो भागों में बांटा गया। एक नाम दे दिया गया वाणिज्यिक बैंक
और दूसरे को नाम दे दिया गया कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है ना, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है ना। तो यही है, अगर आपसे यहां से क्वेश्चन बनता है कि एसबीआई और पीएनबी किस प्रकार की बैंक हैं, तो ये एसबीआई और पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा जिस प्रकार की बैंक हैं उन बैंकों को किस नाम से जानते हैं, तो पब्लिक की है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। और यहां पर जो आपको आईसीआईसीआई बताए हैं, ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, ठीक है ना। एचडीएफसी भारत का प्राइवेट बैंक है, आईडीबीआई भारत का प्राइवेट बैंक है, एक्सिस भारत का प्राइवेट बैंक है, कोटक महिंद्रा भारत का प्राइवेट बैंक है, बजाज फाइनेंस यह भी एक प्राइवेट बैंक है। तो ठीक ना, तो इसको याद रख लीजिएगा। आपको बस 2-3 सन याद रखने हैं, आरबीआई की स्थापना, एसबीआई की स्थापना, उसके बाद आपको अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो गया, और जो आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा है बीओबी, वह भारत की तीसरी सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक। यह क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। मैं आपको 1-2 करंट के क्वेश्चन बता देता हूं कि डेट को ये हुआ था और वर्तमान समय में जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसके सीईओ कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, इसको याद रख लीजिएगा, करंट का मुद्दा ये बन सकता है। समझ गए ना। आपका जिस प्रकार का एग्जाम है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें इससे बाहर बाबू नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, है तो बहुत लेकिन अन्यथा आपको नहीं पढ़ना है। नोट्स के लिए आप निष्फिक्र रहिए, मैं वन लाइनर नोट्स आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक ना। तो आज यही रख लेते हैं, इसके आगे कल मिलिएगा, तो कल जब मिलेंगे तो हम बजट पे चर्चा करेंगे आपके साथ, ठीक ना। बजट, हालांकि बजट तो अभी आया नहीं, लेकिन जो अंतरिम बजट आया था वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक ना। तो गुड नाइट, थैंक यू।